सिटी इन इंडिया, दिल्ली। दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी और इसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों से बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील भी की है। व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूं, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूं और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने डेढ़ महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। अनलॉक की प्रक्रिया जहां अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं वैक्सीनेशन अभियान भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया। अगर इन 92 लाख युवाओं को कोरोना से सुरक्षित करना है, इनको बचाना है, कहते हैं कि युवा देश की एनर्जी है, देश की इस ताकत को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। एक ही तरीका है कि एक एक युवा को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और उसको दोनों डोज लगा के उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार कुंडली मार के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठी है। दिल्ली की तरह ही महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में अब काफी कमी आई है। हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती और इसीलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1-2 हफ्तों तक और आगे बढ़ा सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ जरूरी चीजों में छूट जरूर दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके संकेत खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी दिए हैं। इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन को में धीरे धीरे राहत देने वाले भी फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन मुंबई में किस तरह के हालात हैं, दादर सब्जी मंडी इलाके से हमारे सहयोगी आशीष सिंह बता रहे हैं। तो फायदे में रहोगे, यही पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पर देखें, पुलिस दादर मार्केट पहुंची हुई है। एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो दुकानें नहीं खोलेगा। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। और सबसे अहम बात ये कि अगर सब्जी मार्केट उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा होगा तो बीएमसी की गाड़ी उस दुकान को सीधे यहाँ पर उठा लेगी, यानी कि माल तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी का असर है कि इस वक्त कोरोना के केसेस में महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे जो है वो कमी आई है और यही वजह है कि स्थितियां जो है अब पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया रखा जाएगा। साफ तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं अगले 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन हालात जो है मुंबई में वो कंट्रोल हुए हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। किसी भी तरह की दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब भी लगातार जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम आए, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला भी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है। और टीवी स्क्रीन पर ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इसी का उदाहरण। पहली तस्वीर तो गुजरात के वडोदरा की है, जहां एक पार्टी के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है। वहां शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। लापरवाही की कुछ और तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से भी सामने आई। शादी के मौके पर एक पार्टी का यहां आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जबकि इस पर पाबंदी लगाई गई है। पार्टी में शामिल लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही इनके चेहरे पर मास्क दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। मामला दर्ज किया गया है और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन
इस जश्न में ये कोरोना से बेपरवाह नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें सिर्फ गुजरात से बाहर आई हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। सीतामढ़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शादी समारोह के दौरान कोरोना नियमों की यहां जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस समारोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। बारात के लिए बैंड बाजे का बाकायदा इंतजाम किया गया। खाने के बाद लोगों के मनोरंजन के लिए पूरा इंतजाम था। मंच पर बार बालाएं ठुमके लगाती दिखाई दी। मंच के नीचे लोग झूमते, नाचते, गाते दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखाई दे रहा था। कोरोना पर जीत हासिल करने की तमाम कोशिशों को तब धक्का लग जाता है जब लापरवाह लोग नियमों को ना मानने की जिद पर अड़े दिखाई देते हैं। ऐसे लोग सख्त नियम बनने के बावजूद ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही इन पर पाबंदियों का कोई असर होता दिखाई देता है। ऐसे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बसे और हरकतें करते दिखाई देते हैं और इनकी लापरवाही की हदें पार करने वाली तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी से आ रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीर, जिसे देखकर पता लगता है कि देश में कोरोना पर लगाम लगाने में इतनी मशक्कत आखिर क्यों करनी पड़ रही है, ऐसे ही लापरवाह लोगों की वजह से। कर्नाटक के बेलगावी में बड़ी संख्या में एक साथ लोग इकट्ठे हो गए, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। सैकड़ों लोग घंटों तक बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए इसी तरह कार्यक्रम में शामिल दिखाई। लापरवाही की तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से भी सामने आई है। वहां एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। रजिस्ट्रेशन करवाने और वैक्सीन लेने के लिए लोग एक दूसरे से लगकर सटकर खड़े दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो यहां लोगों को कोरोना का कोई डर ही नहीं है। लाइन में खड़े कई लोग तो बगैर मास्क के भी दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए अपने मुख और नाक को ढके हुए थे। मध्य प्रदेश के गुना की यह तस्वीर है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेने आए, लेकिन कोरोना को निमंत्रण देते ही दिखाई दिए। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने लोगों से अनलॉक के बावजूद सावधानी बरतने की अपील की है। रायसेन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के साथ अनलॉक पर चर्चा की और सभी अफसरों को नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भले ही पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश में कम हो गया हो, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम बहुत जरूरी है। उन्होंने शादी समारोह में भी भीड़ न जुटने देने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से भी भीड़ न लगाने की फिर एक बार अपील की है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही। जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूं। मध्य प्रदेश के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ छूट दी जा सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार आंशिक कर्फ्यू में ढील पर विचार कर रही है। 31 मई के बाद धीरे धीरे पाबंदियों में थोड़ी थोड़ी छूट दी जा सकती है। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक कर्फ्यू बरकरार रह सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ 4 जिलों में कोरोना के मामले सैकड़ों में, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ हैं, जबकि 2 जिले तो ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना के मामले 0 पर आ गए हैं। 16 जिलों में कोरोना के आंकड़े सिंगल डिजिट में हैं। 54 जिलों में कोरोना के मरीज डबल डिजिट में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में कोरोना केस में कमी है, वहां पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है।
हालांकि इस पर अगले 24 घंटे में फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार अचानक लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती, इसलिए अगर अलग अलग चरण में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शादी का सामान बेचने और गारमेंट्स के दुकानों को छूट मिल सकती है। साथ ही साथ सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ दुकानें और रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। वहीं सभी सेक्टर के प्राइवेट और सरकारी कार्यालय भी खुल सकेंगे। हालांकि इनमें अभी सिर्फ 33% कर्मचारियों की ही आने की इजाजत होगी। वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सैलून और कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सारी दुकानों को बंद रखने का ही आदेश जारी रहेगा। वहीं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर जो कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं उन पर रोक रहेगी। अब क्योंकि ये विषय मुख्यमंत्री के टीम 9 की बैठक में होती है, तो इसमें कुछ ये बातें आ रही हैं कि इसमें कुछ खोलने के समय आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, पॉजिटिव पेशेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढिलाई भी हो सकता है और ढिलाई करके कुछ खोला जाएंगे। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब 31 मई के स्थान पर यह समय सीमा 7 जून सुबह 7 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास पर टीम 9 की मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूरे केसेज हैं, अगर पूरे केसेज को मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 2200 है। यानी योगी सरकार का जो ट्रिपल फार्मूला है वो पूरी तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। महोबा और कासगंज 2 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी केसेज नहीं है। 16 जिले हैं जहां सिंगल डिजीज, इसके अलावा 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजीज में केसेस हैं। इसीलिए सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जिले जहां केसेज कम है, जैसे महोबा, कासगंज या और जिले हैं जहां सिंगल डिजीज में केसेज हैं, कुछ छूट दी जा सकती है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट दी जा सकती है, थोड़ी सी छूट और दी जा सकती है। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग है उनमें उनको थोड़ा सा खोला जा सकता है, गारमेंट्स या दुकानें खोली जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन अभी यूपी में बना रहेगा, यानी जिसे सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू कहती है, क्योंकि ट्रिपल फार्मूले को सरकार ने सक्सेस किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प है, लिहाजा ये समय सीमा बढ़ाई जाएगी जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कुछ जिलों में यानी कुछ सर्विसेज में छूट दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के बालाघाट से। आरोप है कि वहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग हमला करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहां मौजूद दूसरा आदमी बीच बचाव करता भी दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी दुकानें खुलने की जानकारी के बाद रूपझर थाना प्रभारी राजू बघेल दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं गांव वालों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि थानेदार ने सब्जी की दुकानें बंद कराते वक्त एक नाबालिग के साथ गाली गलौज की, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पंजाब में 10 जून तक सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मामलों में आ रही कमी को देखते हुए निजी गाड़ियों में यात्रियों की संख्या की सीमा को घटाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और अस्पतालों में ओपीडी को बहाल करने की भी मंजूरी दे दी। बिहार में 1 जून को लॉकडाउन की मियाद खत्म होने जा रही है, लेकिन खबर यह है कि नीतीश सरकार राज्य में 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा सकती है। इस पर आखिरी फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि इस बार आम लोगों को राहत देने की बात हो रही है। सरकार सब्जी और फल के साथ साथ कुछ दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल शहरों में दुकान खोलने की समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का रखा गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का रखा गया है। बिहार सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है। वहीं किसानों के लिए बीज और खाद की दुकानें हफ्ते में 2 दिन ही खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन अब खबर है कि सरकार इन दुकानों को रोजाना खोलने की अनुमति दे सकती है। लीची और आम की पेटी बनाने के लिए
सीमित संख्या में ही आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ आम और लीची के बागानों में दिन भर पैकिंग और बिक्री की छूट भी दी जा सकती है। एलोपैथ पर योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी करने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके बीच टकराव जारी है। इस टकराव में अब कई मशहूर लोग भी उतर आए। कुछ लोग आयुर्वेद तो कुछ लोग एलोपैथ का खुलकर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत होने की दलीलें भी दे रहे हैं। हालांकि आईएमए का भी कहना है कि वो आयुर्वेद के नहीं बल्कि रामदेव के उस बयान के खिलाफ है। रामदेव और आईएमए का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त आईएमए से अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है अब कि रामदेव के नाम के बहाने अब आयुर्वेद को कसना चाह रहा है आईएमए। मुझे लगता है कि ये सब डाइवर्जनरी टेक्निक्स हैं, इस पर डिबेट ही नहीं है। आयुर्वेद का हम सब लोग जो भारतीय डॉक्टर हैं, जो आईएमए के मेंबर हैं, अत्यधिक विश्वास करते हैं, अत्यधिक आदर करते हैं। आयुर्वेदाचार्य जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, हम उनका आदर करते हैं। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स का वो हमारे मित्र हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारी समस्या आयुर्वेद से नहीं है, इसको जानबूझ के आयुर्वेद और आईएमए को का बात करा जा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय रामदेव जी ने कुछ उनके अटरेंसेज हैं जो जनता के खिलाफ है कि एलोपैथिक दवाई मतलब उससे मर जाते हैं। कुछ वैक्सीन की और सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ है, जिसको वो कहते हैं कि ये लोग वो मार देते, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सरकार उस पर एक्शन ले। या उनके एक जो पर्सनल इनसेंसिटिव रिमार्क्स है, टर 1000 डॉक्टर मर गए, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उनका 1000 डॉक्टर मर गए वैक्सीनेशन के बाद, ये गलत स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ये गलत बात है कि आप किसको कोई मर गया है और उनको मजाक उड़ाएं, डॉक्टर्स की हंसी उड़ाएं। वहीं नेशनल आयुर्वेद संस्थान के रिटायर्ड प्रोफेसर श्री कृष्ण खांडाल ने दावा किया है कि अगर कोरोना के इलाज की जिम्मेदारी आयुर्वेद को सौंपी जाती तो अच्छे नतीजे सामने आते। औषधि के सेवन काल कब होते हैं और किस समय औषधि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी औषधियां तो कभी नहीं लेनी चाहिए, ये क्या है कि ये निर्धारित हो जाना चाहिए। और आयुर्वेद को इसमें यदि पूरी तरह से स्वतंत्र भूमिका दी जाती तो मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि आयुर्वेद इस कोविड-19 को ज़्यादा अच्छे ढंग से टैकल कर सकता है और देश को इस बीमारी के भय से मुक्त कर सकता है। अयोध्या के संत भी अब रामदेव के बयान पर बटे बटे नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ का कोई झगड़ा नहीं है, ये साधु संतों के प्रति, भगवा के प्रति और आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का विरोध है। जबकि तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने रामदेव के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। स्वामी रामदेव जी ने किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं कहा, उनका कहने का अभिप्राय दूसरा था। लोगों ने इस चीज को इस प्रकार से वर्गला कर पेश करके और पूरे देश में हवा खड़ा करने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आयुर्वेद और एलोपैथ का झगड़ा नहीं है, यह साधु संतों के प्रति, भगवा के प्रति और आयुर्वेद के बढ़ती हुई जो उभरती हुई व्यवस्था है उसका विरोध है और कुछ भी नहीं। एलोपैथ जो है आज भी जो है इंसान की जान बचाने में यदि सर्वाधिक जो है काम कर रही तो एलोपैथ है। तो इस समय बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। हालांकि उनकी ये मंशा न रही होगी, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया ये गलत रहा, निंदनीय है। साध्वी ऋतंभरा ने योग गुरु रामदेव का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने आईएमए पर आयुर्वेद के सम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मैं समझती हूँ कि कोई भी पैथी एक दूसरे की पूरक हो सकती है। आप शरीर के लिए करो, आत्मा के लिए करो, मन के लिए करो, चतुष्टय अंतःकरण के लिए करो, प्रकृति से जुड़ के करो, तो कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है। एक दूसरे के पूरक होने का चिंतन चलना चाहिए। एलोपैथी जो है वो मेडिकल साइंस का विरोध नहीं किया जा सकता, पर उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वो आयुर्वेद के योगदान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की दादागिरी तो अच्छी नहीं है।
राजस्थान विधानसभा में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पीयूष त्रिवेदी ने रामदेव का समर्थन किया है। वहीं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष अविनाश भोंडे ने भी कहा है कि आईएमए रामदेव नहीं बल्कि एलोपैथ और डॉक्टरों पर दिए गए उनके बयान के विरोध में। बाबा रामदेव ने जो क्वेश्चन किया है, बाबा रामदेव ने तो एक बार ही कहा है कि ये बेकार साइंस है, एलोपैथिक बेकार साइंस है। उनका आशय यह है कि अगर हम नियमित दिनचर्या रखते हैं, योग व्यायाम करते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं का भी सेवन करें या न करें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के तमाम जो घरेलू उपाय करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, तो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी रहती है, वो कभी कम नहीं होगी। वो जीवन हमको सिखाना चाहते हैं, न कि उनका एलोपैथिक से कोई विरोध है। आईएमए ने आयुर्वेद के खिलाफ कोई भी बात बताई नहीं है। रामदेव बाबा जो कमर्शियल बातें करते हैं उसके लिए उनको बुलाया और उसमें बातें करते करते उन्होंने उनकी कुछ बातों की पोल भी आईएमए ने खोल दी। कोरोनिल की दवा जब उन्होंने लॉन्च की थी तभी आईएमए ने उन्होंने जो बताया था कि उसको WHO की मान्यता है और DCGI की भी मान्यता है। उन्होंने उनको ये दवा कोरोना के खिलाफ चल सकती है ऐसे बताया है। तभी आईएमए ने WHO को ईमेल भेज के ये पता चलाया था, तभी WHO ने बताया था कि ऐसी कोई परवानगी हमने दी नहीं है। बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच एलोपैथी और आयुर्वेद पर जारी टकराव को गलत करार दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। इमरजेंसी में और सर्जरी में एलोपैथी की उपयोगिता है, तो क्रोनिक डिजीज में और पेट के रोगों में आयुर्वेद की उपयोगिता है। हम बजाय इसके कि उसको हम चैलेंज करें, हम जिस मरीज की जिस पद्धति में आस्था हो उसको स्वस्थ करने का प्रयास हमको करना चाहिए, बजाय इसके कि आपस में उसको झगड़ना। नहीं, ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी वैक्सीन अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। एक बड़ी खबर, 10वीं की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की रद्द कर दी गई। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का। और 11वीं की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश सभी बोर्डों पर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त जो बोर्ड होंगे, यदि उन्होंने निर्णय कोई अलग से नहीं लिया है तो यह निर्णय 9th और 11th को भी प्रमोट करने का सभी बोर्ड पर समान रूप से लागू होगा। किसी को अगर कोई शिकायत होगी तो जो जिला स्तर पर जो नियामक समिति जिलाधिकारी के अंतर्गत बनी है उसके सामने कोई भी प्रत्यावेदन दे सकता है। जो प्रमोशन के बाद क्या ऑप्शंस होंगे विद्यार्थी के समक्ष, इसका निर्णय हम लोग जल्दी लेकर बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर, जब 6 से लेकर 11 तक प्रमोट हो ही रहे हैं तो जो ये बच्चे 1 से लेकर 5 तक हैं प्राथमिक, क्या इन बच्चों को भी आगे कर दिया जाएगा? नहीं, ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत में आता है और RTE एक्ट के अंतर्गत संभवतः इनको प्रमोट करने का पहले से, इनको फेल ना करने का पहले से ही नियम है। जी सर, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आप कह रहे हैं इंटर के बच्चों को कराया जा सकता है अगर स्थिति ठीक रही, उस दौरान जो बच्चे पॉजिटिव रहेंगे या बीमार रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, उनके लिए क्या फिर से एग्ज़ाम देने का कुछ प्रावधान रहेगा बाद में? इनकी प्रावधि तैयार की जा रही है। मैंने पहले ही कहा है कोरोना संक्रमित परिवार या बच्चों की सुरक्षा का उनको किस प्रकार से अवसर प्राप्त हो, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। और सर, जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे, आपने कहा वो तैयार हो रहा है, लेकिन क्या वो जो ये कोरोना की जांच है ये सब करा के वहाँ सेंटर पहुँचेंगे या किस तरह के सोच रहे हैं, टीचर हो या स्टूडेंट हो, मतलब ये दिक्कतें वहाँ सेंटर तक न? देखिए, आज हम लोगों ने परीक्षाओं के संपादन के बारे में विचार किया है। निश्चित रूप में जो भी अध्यापक जाएंगे प्रयत्न ये होगा कि उनका वैक्सीनेशन हो। अभी से उनसे आग्रह किया गया है कि वैक्सीनेट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उनका वैक्सीनेशन हो। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करा लें और उनका भी वैक्सीनेशन
की प्रक्रिया जो 18 साल से ऊपर है नियमानुसार उनकी हो सके, या उनके अभिभावकों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसके लिए भी पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश निर्गत कर चुके हैं। सर, केंद्र का एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया तो उसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ये महामारी के दौरान ये सब ना हो। अगर आने वाले समय में अगर यूपी सरकार खिलाफ कोई जाता है तो उसमें क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो भविष्य की संभावनाओं की बात है। हमेशा से सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं संविधान में, विधि और विधान में विश्वास रखते हैं। सभी को न्यायालय के आदेश का पालन करना होता है।